नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज मीडिया। आज की प्रमुख खबरें। चढ़ा चरणों मांगे मात्र यह वर रहे माँ रहे ना ये साधना अमर थी। माँ भारती के चरणों के लाड से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राज्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे मध्य में उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि महोदय यह है के साथ अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। पीछे की ओर जाए। शोभा बढ़ा रही राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन हम सब लोग करें। हमारा सौभाग्य है कि इस संस्थान के दूसरे वार्षिकोत्सव में आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। जिस शिक्षा क्षेत्र में हम सब लोग लग करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, एक शिक्षित समाज कैसे खड़ा हो सकता है, उभरे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से लेकर में हम सबका नेतृत्व करते हैं श्रीमान छगन सिंह जी राजपुरोहित, आहोर के लोकप्रिय विधायक। हमारा सौभाग्य कि आज थोड़ा ला रहा है श्री श्री ब्रह्म साधीसिद्ध पीठाधीश्वर बाल ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ श्री तुलसीराम जी महाराज स्वशिष्य श्रीयुत डॉक्टर ध्यानराम जी महाराजस्य चरणेषु कोटिशः वन्दामि। दक्ष निरुद्ध सिद्ध प्रयोग एक प्रयोग दो सम्यक प्रयोग तीन प्रयोग चार प्रयोग पांच प्रयोग छह प्रयोग सात प्रयोग आठ प्रयोग नौ
प्रयोग 10। और देखो पीछे डॉक्टर जोगेंद्र सिंह से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर पधारें। पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममाधुर्यं जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममाधुर्यं राम 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 21 में 72वीं रैंक आई है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से कि श्रीमान महेंद्र जी को प्रशस्ति पत्र दे और श्रीमान छगन सिंह जी से श्री महेंद्र सिंह जी लखा। आगे की कड़ी में श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, सोहन सिंह जी बाबा गांव, आपकी आरएस भर्ती 2021 में 99वीं रैंक आई है। सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। ये बालक आप सभी राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा 2021 के मेरिट होल्डर विद्यार्थी हैं और पिलौनी आपकी 281वीं रैंक है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। गुरुजनों के सानिध्य में जिन्होंने मुकाम हासिल किया, ऐसे सब स्पेक्ट्स को जो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगली कड़ी में आगे आए और सदगुरु जी देव के सानिध्य में रैंक आई है। मैं बता देना चाहूंगा कि ये श्री खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र बडली, जो कि अखिल भारतीय राजपूत समाज विकास संस्थान ब्रह्मधाम आशोत्रा के ट्रस्ट में आपकी 74वीं रैंक थी। आगे पधारे। अगली कड़ी में श्रीमान विजय सिंह जी करके थानेदार भर्ती में अपना स्थान बढ़ाया और अभी ये सारे विद्यार्थी आरपीएम में सब इंस्पेक्टर की कड़ी में हमारे बीच श्रीमान दशरथ सिंह जी, बलवंत सिंह जी, तरसिंगड़ी सोडा। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच अशोक सिंह, लगभग 13-14 विद्यार्थी जिन्होंने खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र में अध्ययनरत किया था। साथ ही खुशहाल सिंह जी साथ के हमारे बीच एक। अब मैं भारत माता की, भारत माता की, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। आज ब्रह्मर्षि श्री खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में मंचस्थ विराजित परम पूज्य संत ब्रह्म ऋषि 1008 तुलसाराम जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य संत डॉक्टर वेदांताचार्य जी ध्यानाराम जी महाराज और यहाँ उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर निर्मलदास जी महाराज, आहोर के माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान छगन सिंह जी, प्रोफेसर श्री लाल सिंह जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी राजपुरोहित, श्याम सिंह जी,
भूतपूर्व IAS ऑफिसर्स माननीय दुर्ग सिंह जी, श्रीमान भैरव सिंह जी, श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी, श्रीमान गिरधारी जी और खेत सिंह जी, और उपस्थित है यहाँ आसपास क्षेत्र के सभी विद्वान भाई और बहनों, और इस गुरुकुल में अध्ययन कर रहे ऋषि कुमार भाइयों, अध्यापन में लगे हुए सभी पूज्य गुरुजनों और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज में पूज्य संत वृंद ब्रह्म ऋषि श्री 1008 तुलसीराम जी के चरणों में उपस्थित हूं। और इस निर्मल और श्रद्धा के पावन स्थल में मैं अपने आप को पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे महापुरुषों की कल्पना भी यही थी कि गुरुकुल कैसे हो, उसके प्रत्यक्ष दर्शन मैं यहां कर रहा हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं परम पूज्य वेदांताचार्य जी ध्यानाराम जी महाराज को, जो विद्वान है, बहुत विद्वान है, कई विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, संस्कृत में शोध किया है, PhD प्राप्त की है। ऐसे विद्वान मनीषी ने सब कुछ छोड़ करके परम पूज्य सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के इस गुरुकुल के काम को हाथ में लिया है, इसलिए बधाई के पात्र है। पूरा समाज यानी प्रदेश इनका ऋणी रहेगा। शिक्षा अच्छी होती होगी यही पर्याप्त नहीं है, किताबी ज्ञान ही अच्छा होता होगा यही पर्याप्त नहीं है, उससे ज्यादा है वह संस्कारों का शिक्षा में समावेश होना। आज मैं सुबह से जब आया देख रहा हूं कि यहाँ उपस्थित लोग भी यहाँ का वातावरण देख करके कितने अनुशासित हैं। ऋषि कुमारों की तो बात ही क्या करूं, छोटे छोटे ऋषि कुमार अपने विद्वता अनुशासन के कारण सबको आकर्षित कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऋषि कुमार विद्या अध्ययन करके सभी क्षेत्रों में जाएं, ताकि यहां से लिए संस्कार समाज के आम लोगों तक भी इन ऋषि कुमारों के माध्यम से पहुंचे। मैं शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी ये कह रहा हूं कि आज हमारे सरकारी विद्यालयों में इसका 10वां अंश भी संस्कारों का नहीं है। मैं लगातार इस बात का हामी हूं, इस बात की चर्चा करता हूं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना जरूरी है। शिक्षा हो जाएगी किताबी, अंक भी बहुत आ जाएंगे, 100 में से अंक भी प्राप्त कर लेंगे, नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मित्रों इंसान तो नहीं बन पाएंगे जब तक संस्कारों का समावेश उसमें नहीं होगा। मैंने सुना है, अखबारों में पढ़ा है, दूरदर्शन में भी देखा है कि कई ऐसे आतंकवादी के नाम सामने आए हैं जिनके बारे में ऐसा कहा गया कि बहुत पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडल भी उन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन सारा उनका दिमाग देश को तोड़ने के काम, समाज को नुकसान पहुंचाने
और इस भारत माता को कलंकित करने के लिए उनकी शिक्षा का उपयोग हुआ है, जो ठीक नहीं है। यदि उनमें साथ साथ संस्कारों का अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता तो उनकी दिशा बदल जाती, और दिशा बदल जाती तो उनके देश के निर्माण में, देश को ताकतवर बनाने में और देश को आगे बढ़ाने में काम आती थी। पर दुर्भाग्यवश उनको संस्कार नहीं मिल पाए, और इसलिए हम स्वयं की भारत माता को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हो गए, नुकसान पहुंचाने का यत्न किया। मैं सारा दृश्य से देखकर कभी भूल हूं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे 1 दर्जन के आसपास ही विद्यालय गुरुकुल देखे हैं, उनमें से श्रेष्ठ है और क्योंकि जो अध्यापन कराने वाले लोग, उनके मन में जब ये भाव होता है कि मुझे संस्कार देना है, मुझे योग्य नागरिक बनाना है, तो समर्पण भाव से वो काम करते हैं। और जहां समर्पण भाव से काम होता है वहां उसके परिणाम अच्छे आते हैं। यहां ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है, केवल सरकारी शिक्षा ही दी जाती है, सरकारी किताबों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन अपने व्यवहार के कारण से, अपने आचरण के कारण से, अपने आप को नियंत्रित रख करके अध्यापन कराने वाले मेरे बंधु कुछ नहीं बोलकर भी बच्चों को संस्कार देते हैं। संस्कार केवल भाषण से प्राप्त होगा, प्रवचन से प्राप्त होगा या किताब से प्राप्त होगा, मैं ऐसा ही नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता हूं। हमारे गुरुजन हमको मौन रहकर भी संस्कार दे सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं देख रहा हूं। मित्रों, अच्छे योग्य विद्यार्थी खड़ा करना, उसके लिए अपने आप को दीपक की तरह जलाना पड़ता है। अपने आप को भोग विलास से दूर रखना पड़ता है, अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ता है, ताकि हमको देख करके हम आदर्श के रूप में उनके सामने खड़े हो सके, ताकि जो हमारी जनरेशन है, जिसको हम पढ़ाते हैं या जिसको शिक्षा देने का जिम्मा हमारा है, हमारे को देख कर भी कुछ सीख सके। मैं बधाई देता हूं यहाँ की अध्यापन कराने वाले भाई और बहनों को, और बधाई देता हूं पूज्य गुरुजनों को, सदगुरु जी को, उन्होंने ऐसा एक वातावरण निर्माण किया है कि यहाँ सद विचारों के अलावा कुविचार तो आ ही नहीं सकते, संस्कारों के अलावा कुसंस्कार आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा वातावरण है। इसलिए मैं अभिभूत हूं। जब मैं बैठा बैठा सोच रहा था तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि काश मैं भी इस उम्र में बच्चों की तरह होता, और मुझे पता होता कि आज गुरुकुल चल रहा है, तो मैं भी मेरे पिताजी से जिद करके कोशिश करता कि मुझे भी इसी विद्यालय में रखे, इसी गुरुकुल में रखे। पर यह अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, और इसके कारण से जितने संस्कारित विद्यार्थी या ऋषि कुमार यहाँ से निकलेंगे, उनके बराबर में मेरे संस्कार नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान मुझे भी इस ढलती उम्र में और संस्कार देने की कोशिश करें आप, तो आपकी कृपा होगी, ताकि मैं भी सुकुमारों की, ऋषि कुमारों की तरह हम पूरे क्षेत्र में अपने माध्यम से संस्कार अपने आप में विकसित करके दूसरों को भी दिशा दे सकते। मैं देख रहा हूं यहाँ गौ माता का पालन हो रहा है, यहाँ पर जो खेती हो रही है परंपरागत है, जैविक खेती हो रही है। जैविक खेती से उत्पाद पैदा होता है, उसी से सब्जी बनती है, उसी से अन्न आता है। यानी जो खाद्य पदार्थ हैं वो सारे के सारे यही जैविक खेती के माध्यम से मिलते हैं। तो बच्चों में
कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि खेत जहां रासायनिक खेती होती है, वो रासायनिक खेती मेरी भारत माता को भी परेशान करती है, उसको धरती माता को बीमार करती है। और जब धरती माता का दूध और अन्न हम खाएंगे पिएंगे तो मैं समझता हूं बच्चा भी स्वस्थ नहीं रह सकता। पर इस क्षेत्र में धरती माता को भी रसायन से मुक्त रख करके जैविक खेती से अन्न का उत्पादन करके सुकुमारों को सुपाच्य भोजन देने का काम किया जा रहा है, सराहनीय है। मित्रों, यहां मैं देख रहा हूं कि मैं कई बार सुनता हूं कि जहां माताएं बहनें होती है वहां कभी चुप नहीं बैठ सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं इतनी देर हो गई लेकिन यहाँ की माता और बहनें भी यहाँ का वातावरण देख करके इतने अनुशासित तरीके से बैठी हुई है कि मुझे लगी यहाँ की माताएं बैठी हैं या कोई यहाँ उनकी मूर्तियां बैठी हैं। मैं चरणावंदन करता हूं ऐसी माता बहनों के, इस वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास किया उन्होंने। यहां पर आजकल हम देखते हैं कि हम भारतीयता से दूर होते जा रहे हैं, विदेश के लोग भारतीयता को अपनाते जा रहे हैं लेकिन भारतीयता से दूर होते जा रहे हैं। मैंने तो यहां तक देखा कि पेंट को फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ के ऋषि कुमारों का वेश देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि वेशभूषा भी भारतीय है, कहीं भी इसमें अंग्रेज का पुट नहीं है। मित्रों, एक समय ऐसा था हमारे एक देश के एक भाग में भारत माता की जय बोलना अपराध जैसा होता था। आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा भी जैसे कोई अपराध होता था, आज वहां हम स्वतंत्र रूप से हमारा आन बान शान का तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं और तिलक लगा करके घूम रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का कमाल है। आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण से और आप सब लोगों के सहयोग के कारण से आज हमारे देश का मान निरंतर बढ़ रहा है, ये कोई अकेले माननीय मोदी जी के कारण से वैसा नहीं है। मोदी जी को ताकत मिली है आपके आशीर्वाद की, और आपके आशीर्वाद के ताकत के कारण से मोदी जी के चरणों में आज विश्व भर के लोग नतमस्तक हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कभी किसी प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर लेने नहीं आते थे, आज लाल कारपेट बिछा करके अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अगवानी करते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री का चरण वंदन करते हैं, कुछ देशों के प्रधानमंत्री को अपना बोझ करते हैं और पूरे विश्व उनकी तरफ आस लगाए बैठा है कि हमको मार्गदर्शक के रूप में एक अच्छा विश्व लीडर मिल गया है, इसके नेतृत्व में हम सब काम करना चाहते हैं। मित्रों, तो हम कहते थे, किताबों में पढ़ते थे हमारा देश विश्व गुरु होना चाहिए, हम सबको ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन विश्व गुरु की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। और जब विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा हो तो फिर हम सब लोगों को भी उसमें सहायक बनना चाहिए ताकि उनकी गति तेज हो जाए और विश्व गुरु बनने में ज्यादा वक्त ना लगे। मित्रों, इसलिए हम सब लोगों को
अपना परिवार का पालन करने के साथ साथ अनेक प्रकार के गलत रास्ते छोड़ करके सब रास्तों पर चलते हुए देश का मान बढ़ाने में सहायक होना चाहिए। आपसी मतभेद तो चलते रहेंगे, राजनीतिक उठापटक भी चलती रहेगी। जब देश के मान और सम्मान की बात आए तो हम सब लोगों को एक साथ खड़ा होकर के देश के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। ऐसा प्रेरणा हमको सब महाराज जी देते हैं। हमको इनका सब वचनों का हमेशा पालन करना चाहिए। तो मुझे जिम्मा दिया है शिक्षा का, पता नहीं मेरे को क्यों दिया गया है। तो गांव का आदमी, बहुत ठीक गांव का आदमी हूँ। मेरे गांव के तो 50 घरों की बस्ती जिसको आपकी तरफ ढाणी कहते थे, मैं वहां से आता हूं। और मैं तो ऐसे परिवार से हूं कि मेरी माँ, हम 7 भाई बहन हैं, हमको रोटी खिलाकर भूखी सो जाया करती थी। वैसे परिवार से, परंतु क्यों मुझे शिक्षा मंत्री बनाया, क्यों मुझे पंचायत राज मंत्री बनाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि शिक्षा में जो कुछ न्यूनता है उन्हें उन्नयन करने की कोशिश करूं। मैं ये नहीं कहता कि पहले शिक्षा में सुधार नहीं हुआ होगा, मैं ये भी नहीं कहता पहले शिक्षा मंत्री ने कोई काम नहीं किया होगा। बहुत काम किया है और बहुत काम किया है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि कई अच्छे लोग यह शिक्षा प्राप्त करके ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सुधार की हमेशा आवश्यकता होती है। मैं उन सुधारों की ओर बढ़ने का यत्न करूंगा। कुछ न्यूनता है उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैंने 2-3 कोशिश की कि इस राजस्थान की धरती पर सरस्वती मां का अपमान होते मैंने देखा है। विद्यालयों में सरकार एक आदेश भेजती कि बताइए हमको कि सरस्वती मां की मूर्ति का चित्र और फोटो क्यों लगाते हो। मुझे पता नहीं क्यों भेजा होगा, सरकार को क्या जची होगी। लेकिन मैंने जब ज्यादा जोर लगाया तो लगा कि कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, यानी तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए इस प्रकार का निर्णय किया होगा जो ठीक नहीं था। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को निवेदन करना चाहता हूं कि विद्या के मंदिर में सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती मां का चित्र, मूर्ति या किसी भी प्रकार की प्रतिमूर्ति होना जरूरी है। और उनके चरणों में हम सब विद्या ग्रहण करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल देख रहे हैं लोग, मैं अखबारों में पढ़ता हूं, सुनता हूं, विद्यालयों में बहनों के साथ कुछ जगह पर अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। जहां बच्चों के बहनों के साथ अशोभनीय व्यवहार हो रहा है, जिसको मैं कह भी नहीं सकता हूं, उन सब लोगों की मैं FIR की कॉपी हाथ में लेकर के पुलिस से अधिकारी को मैंने कह दिया है जाकर के बात करूं। प्रथम दृष्टया पुलिस ने जिसको इसमें आरोपी माना है, ऐसे सब लोगों की संपत्तियों की पहचान कर रहा है। पहचान करके उन्होंने जो अपनी संपत्ति में अनियमितता बरतते हुए बनाई होगी, कमाई होगी या नियमों का उल्लंघन किए करके बनाई होगी, तो ऐसी सारी संपत्तियों को जमींदोज करूंगा, यानी बुलडोजर चलाऊंगा। मेरी माता और बहनों का अपमान नहीं मिलेगा। माता और बहनों का सम्मान माने भजन लाल जी शर्मा की सरकार में सर्वोच्च है। उसके परिणाम क्या होंगे भगवान जाने, लेकिन हम तो उनको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, ताकि किसी की हिम्मत न हो आगे किसी माँ बहन की तरफ कोई गलत निगाह से देख सके। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मुझे बहुत दुख होता है कि विद्यालय के समय में से लोग निकल करके बालाजी भैरव जी की पूजा करने 3-4 घंटे निकल जाते हैं, नमाज पढ़ने चले जाते हैं। 5 बार नमाज पढ़ने चले जाओगे तो पढ़ाएगा कौन?
अब कोई भी बालाजी भेरू जी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय नहीं छोड़ेगा। यदि विद्यालय छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। मेरे लिए माननीय भजन लाल जी शर्मा के लिए जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। उसके बाद दूसरों का हित साथ सकते हैं, लेकिन छात्रों की को नुकसान की कीमत पर हम किसी भी कीमत पर हम दूसरों का हित नहीं करेंगे। हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों का हित। मित्रों, मैंने दुस्साहस किया है 2 दिन पहले एक आदेश जारी करने का। कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, कुछ ने अच्छा भी कहा है। 100 नंबर का जो पेपर होता है तो 20 नंबर उसको कहते हैं सेशनल मार्क्स होते हैं। 80 नंबर थ्योरी के होते, लिखित के होते हैं। उसमें से तुम कितने भी नंबर ले आओ, लेकिन टोटल मिलाकर 33 नंबर हो जाना चाहिए तो आप पास हो जाओ। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने कहा जितना आपका सेशनल में नंबर आएगा उसका 50% थ्योरी में भी आना जरूरी है, तभी पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और इसके कारण से ये नहीं होने के कारण से 8वीं के बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा। आज भी अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक पेज पर बहुत बड़ा सारी आएगी, इसको 8वीं के पढ़ने वालों को ये लिखना नहीं यार, वो लिखना नहीं यार, वो लिखना। क्यों नहीं आया? क्योंकि अध्यापक जानते हैं पास तो हो ही जाएंगे, हम 20 में से 20 नंबर तो दे ही देंगे। और इधर थोड़ा बहुत नंबर है, कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुए और उसमें कोई लड़का ये सोच ले तो सब में ए लिखना है, तब भी उसको 13 नंबर आ सकते हैं 80 में। नहीं, इसका अर्थ नहीं पढ़े तब भी आ सकते हैं, तो ऐसी पढ़ाई क्या लेना। हमने कहा पढ़ाई क्वालिटी की हो, अच्छी गुणवत्ता की हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और मेरा हमेशा यही रहता है कि संस्कारों का शिक्षा में संस्कारों का समावेश हो, और इसलिए प्रयत्न कर रहा हूं मैं विद्वजनों से मिलकर के इसको कैसे किया जा सकता है उसका यत्न कर रहा हूं। और जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें काफी कुछ अच्छा है। कांग्रेस की सरकार ने उसमें कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, संशोधन करके हम संशोधन को भी रद्द करने की यत्न करेंगे। और जो शुद्ध शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने जारी की है उसके हिसाब से हम राजस्थान में शिक्षा देने का यत्न करेंगे, ताकि बच्चा जब शिक्षा प्राप्त करके निकले अपने रोजगार को प्राप्त कर सके। कई बार बच्चों के मन में रहता है कि मैंने राजनीतिक शास्त्र पढ़ ली तो मैं मैथमेटिक्स कैसे पढ़ूंगा। अब नई शिक्षा नीति में यह भी है, तुम्हारे मन में जो विचलन था, जो कमी थी, अब राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ आप गणित भी पढ़ सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है इस नई शिक्षा नीति में। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग शिक्षा मंत्रालय का सहयोग करें। मैं बहुत दुखी रहता हूं जब एक बार माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान बहुत गंदा रहता है, जगह जगह कचरे के ढेर है, नालियों में कीचड़ है, स्कूलों में जाओ तो कोई शौचालय की चिंता नहीं करता, वो गंदे रहते हैं। और उन्होंने ये भी जिम्मा मेरे को दिया है कि राजस्थान रोज स्वच्छ रहना चाहिए। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में भी 8 से 10 लाख रुपए साल के स्वच्छता के लिए आते हैं। उसका कई बार सरपंचगण दुरुपयोग करते, दूसरे निर्माण के काम में लगा देते हैं, जो ठीक नहीं है। अब हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, स्टेट का, केंद्र का, उन दोनों का मिलाकर जो 60% पैसा स्वच्छता में खर्च करना है, उसी में खर्च करना होगा, ताकि रोज राजस्थान साफ रहे, हर गांव साफ रहेगा, गली मोहल्ला हर रोज साफ रहेगा, तो राजस्थान रोज साफ रह सकता है। उसके अलावा भी कोई भी साधन चाहिए तो हमारे पास है। हम स्वच्छ भारत मिशन में हम उनको घर घर कचरा इकट्ठा करने की गाड़ियां दे सकते हैं।
झाड़ू निकालने के लिए नए तरीके के झाड़ू दे सकते हैं। कई प्रकार के जो साधन चाहिए उन साधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हमको राजस्थान स्वच्छ चाहिए। वित्तीय सरकारी मशीन भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी सहयोग चाहिए। प्रदेश को निरोगी रखने के लिए प्रदेश का जो चिकित्सा का व्यय होता है बचे, उससे राजस्थान का विकास हो, इसलिए जनता की भी सहभागिता चाहिए। और जनता की सहभागिता के लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि महीने में एक बार हम 7 गांव के लोग मिलकर के 4-5 घंटे लगाएं और सब महिला, पुरुष, बहने, भाई, वृद्ध, जवान सब मिलकर के, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि, सब मिले और अपने अपने गांव को साफ करेंगे। 1 महीने में एक बार हमारा राजस्थान बहुत साफ रह सकता है। इसलिए मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और निवेदन करके जानना चाहता हूं, क्या इसमें आप सरकार का सहयोग करेंगे और जो सहयोग करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। मैं माता बहनों से भी निवेदन कर रहा हूं, मैं इधर सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं संतों से भी निवेदन कर रहा हूं, वो भी इस प्रकार का प्रेरणा दे, वो भी इस प्रकार की बात कभी कभी अपने प्रवचनों में कहें कि यदि स्वच्छता जहां रहती है वहां मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। और जब मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, विकारों को कोई जगह नहीं होती है, सब विचार मन में आते हैं।